से में गिरने लगे या फिर गंजेपन के स्पॉट दिखाई देने लगे तो ये चिंता का विषय बनने लगता है। बाल लड़कियों की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, लेकिन जब यही बाल झड़ने लगे, कम होने लगे तो लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। हेयर फॉल की समस्या पुरुषों में भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो ये परेशानी पहले भी होती थी, लेकिन करीब एक दशक से ये बीमारी बढ़ गई है। भारत में 15 से 30 साल की उम्र में ही करीब 25% युवकों के बालों के झड़ने की समस्या सामने आ रही है। वहीं 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पुरुषों के सिर में गंजेपन की परेशानी 50% तक बढ़ जाती है। पॉल्यूशन, धूल, गलत खान पान, खराब लाइफस्टाइल, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, तनाव होना, ये सब हेयर फॉल का अहम कारण हो सकता है। हेयर फॉल का कारण एक खास तरह की डाइट भी होती है। अगर आपको भी हेयर फॉल होता है तो इस तरह की डाइट लेने से बचें। अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो बिल्कुल भी इस बात को नजरअंदाज न करें, समय रहते डॉक्टर से सलाह लें। हम आज भी इसी टॉपिक पर अपने डॉक्टर से चर्चा करेंगे। आप भी लगातार हमारे नंबर पर, जो स्क्रीन है, हमारी नंबर जो है उस पर फ्लैश कर रहा है, आपको अपने बालों से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछताछ कर सकते हैं, उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। कई सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर दिनेश तिवारी है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हाय डॉक्टर दिनेश, वेलकम ऑन आवर शो। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, नमस्कार। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्यों होता है हेयर फॉल, और एक पर्टिकुलर एज में ही सबसे ज्यादा हेयर फॉल हमें क्यों देखने को मिलता है? अगर किसी व्यक्ति को हेयर फॉल है तो वो कौन से, क्या कोई ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, क्या कोई विटामिन का टेस्ट कराना चाहिए? क्या हेयर फॉल को जो लोग अमूमन इग्नोर करते हैं उन्हें मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि हेयर फॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल हेयर फॉल है। 100 अगर बाल आपके झड़ते हैं तो इसके ऊपर अगर झड़ते हैं तो ये अलार्मिंग हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। बहुत सारी बीमारियों में सबसे पहले है थायराइड। एनीमिया हो सकता है कारण बाल झड़ने का, जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल हमें बात पता रहना चाहिए। तीसरी बीमारी कैंसर। कैंसर में भी बहुत सारी लक्षण है। रेडियोथेरेपी के टाइम बाल झड़ने लगते हैं। और इससे भी कॉमन बीमारी जिसमें बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं वो एक है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसका एक मुख्य कारण है लड़कियों में बाल झड़ने का। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्ट्रेस लेवल। तनाव के कारण बाल झड़ना एक बहुत ही आम बात है। उसके बाद और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया। प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल बहुत कॉमन है। और एक वही महत्वपूर्ण कारण है, एक स्मोकिंग रिलेटेड है, उससे भी हेयर फॉल को जोड़ा गया है। तो यही सारे मुख्य कारण है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, थायराइड डिजीज है हमें, अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेस है, ये सारी बीमारियां हमें हेयर फॉल की तरफ, जिसमें हेयर फॉल ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर दिनेश, ये भी बताइएगा, जी। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कई तरह की एडवर्टीजमेंट की जाती है उन प्रोडक्ट्स की। कई ऐसे हेयर शैम्पूज होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये दावा करते हैं कि आपका हेयर फॉल इससे रुक जाएगा, आपके बाल घने हो जाएंगे। तो क्या ये मानना है कि जितना एक्सपेंसिव शैम्पू है उतने अच्छे आपके बाल होंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा, ये एक तरह से मिथ है। हम देखें तो कि हमें केमिकल जितना कम हमारे बालों में यूज करें वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बालों में केमिकल कम यूज करना चाहिए। यूरिया बेस्ड शैम्पू जो होते हैं वो कम इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकेटेड शैम्पू की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। और एक तरह से हमें बालों के और भी पार्लर एक्टिविटीज, हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह, ये सारा कुछ हमें अवॉइड कराना चाहिए। जिस ब्रांड का हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, हो सके तो कंडीशनर भी हमें उसी एक ही साथ में लेना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर महंगा शैम्पू है तो बहुत दिनों तक ऐसा बाल रहेंगे या बाल झड़ना कम हो जाएंगे। इस तरह की कोई भी बातें सत्य को प्रूफ नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर दिनेश, आपने कहा कि मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना चाहिए। ऐसा कौन सा मेडिकेटेड शैम्पू है जो आप रेकमेंड करेंगे? क्योंकि कई मेडिकेटेड शैम्पूज मैंने पर्सनली भी देखे हैं, वो आपके बालों में वो शाइन नहीं देते हैं जो तमाम केमिकल बेस्ड शैम्पू देते हैं। जो शाइन रहती है या एक लेयर ऑफ कोटिंग कही जाए, वो नहीं मिल पाती है मेडिकेटेड शैम्पूज में, बाल रफ हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है?
जी, हमें किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पहले हमें उसका कारण पता लगाना चाहिए कि हमारे बाल झड़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या कोई दवाइयों की वजह से है, कोई बीमारी की वजह से है, किसी अच्छी तरह से जांच कराने के बाद अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो हमें वो सारी दवाइयां लेनी चाहिए जो जो भी बायोटिन एक रिलेटेड है जिससे हेयर फॉल होता है। और मेडिकेटेड शैम्पू एक बस आपको सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम कर सकता है। ऐसा कोई भी मतलब शैम्पू नहीं है ब्रांड वाइज की, ये बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शैम्पू जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है जिसका हम मतलब मैं आपको बताऊं कि वो बहुत सारे हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कोई भी हेल्थ ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको एक अच्छा शैम्पू मेडिकेटेड आपको यानी सजेस्ट कि कर डॉक्टर देंगे। दिनेश, आप कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज करते हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके बालों को, राइट? नहीं नहीं। ठीक है, डॉक्टर अनिका गोयल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर अनिका। डॉक्टर अनिका, मैं ये जानना चाहूंगी कि, और मैं ये क्वेश्चन हमारे ही प्रोफेशन से रिलेटेड जानना चाहूंगी। हमारे बालों में डेली आयरनिंग होती है, कर्ल्स होती है, तरह तरह की हेयर स्टाइलिंग होती है। हम अपने बालों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें ये समझना चाहिए जो हमारे हेयर के रूट्स होते हैं ये अलाइव होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ होता है, और जो हेयर होता है ये डेड स्ट्रक्चर होता है। तो आप जितना उसको कलर करोगे, हीट अप्लाई करोगे, आपका हेयर उतना ही डैमेज होगा। तो आप हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज यूज कर सकते हो जिनका स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, पर आप जितना उसको हीट लगाओगे हेयर में वो उतना खराब होता जाएगा। सो इट डजेंट मैटर आप क्या स्प्रे करते हो या कुछ भी लगाओ, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिड्यूस करना पड़ेगा हीट एप्लीकेशन। सो जब आप हीट स्टाइलिंग करते हो, ट्राई टू यूज द कोल्ड सेटिंग, जो ठंडा सेटिंग होता है ब्लो ड्रायर में, सो दैट थोड़ा सा हीट एप्लीकेशन कम रहे। ओके। रोलर्स यूज कर सकते हो, हेयर रोलर्स रादर देन ब्लो ड्राइंग एंड स्ट्रेटनिंग। ओके, डॉक्टर अनिका, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, एक ऐसी रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि पोस्ट प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, एंड दिस कुड बी अ रीजन ऑफ डिप्रेशन। इसको कैसे अवॉइड किया जाए? पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? खाने पाने पे तो अमूमन देखा गया है कि ध्यान दिया गया है, जैसे प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो झड़ते हैं उसको कैसे रोका जाए? हाँ, सो प्रेगनेंसी के बाद हेयर बहुत ऑलमोस्ट 90% ऑफ वुमेन के बाल झड़ते हैं, एंड इसको आप एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते हो। बट कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए इज मदर शुड बी वेल सपोर्टेड, विच मीन्स कि इतना जब स्ट्रेस होगा, अगर हम प्रेग्नेंट हो नहीं हो, कभी भी लाइफ में स्ट्रेस होता है तो बाल झड़ते हैं। अगर डाइट एडिक्वेट नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या होता है, न्यूट्रिशन बेबी को जाता है, सो उनका डाइट अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन रिच, वाइटामिन रिच। कोई वाइटामिन की कमी हो सकती है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो भी चेक कराना है। एंड बाकी जो आपने ये भी बोला कि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बहुत रीजंस होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, एंड यस हेयर एक बड़ा रीजन होता है, बॉडी, हेयर, स्किन। सो इन चीजों के लिए थेरेपिस्ट का भी रोल होता है, so to help the mental state of the mother। so जब like mother mental state अच्छा होता है तो और better हो जाता है hair भी, and time के साथ hair अपने आप recover हो जाता है अगर डाइट अच्छे से protein rich डाइट लेते हैं। अगर vegetarian हैं तो सोया, टोफू, दूध, दही, and non vegetarians चिकन, एग्स भी खा सकते हैं to improve the protein intake। ठीक है डॉक्टर दिनेश, जैसे स्टाइलिंग को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, हेयर कलर को लेकर क्या आपका स्टेटमेंट है? क्या आपको लगता है, क्योंकि आज के हम उस वर्ल्ड में रहते हैं जहां अमूमन लोग अपना हेयर कलर कराते हैं, चाहे हाइलाइट्स लेते हो या ग्लोबल लेते हो, लेकिन हेयर कलर बहुत आम बात हो गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले हम हिना देखा करते थे, घरों में हिना का इस्तेमाल किया जाता था, मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई यूज किया जाता था, लेकिन आज वो ट्रेंड बदल गया है और वो केमिकल से रिप्लेस हो गया है। क्या हेयर कलर डेंजरस होता है? कैसे, अगर आपको अपने बालों में वो कलर ऐड करना है, तो अगर आप हेयर कलर नहीं इस्तेमाल करें तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। हेयर कलर और हेयर फॉल का एक कोरिलेशन है। हेयर आजकल मार्केट में बहुत सारे के ऐसे हेयर कलर है जो एमोनिया फ्री, यूरिया फ्री है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आप सजेस्ट करेंगे, आप जाओगे तो हेयर कलर से और भी बहुत सारे डाइडर्मेटाइटिस बोल के डिजीज होती है, वो भी एक कॉमन बीमारी है। वो भी अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं मार्केट में जो हेयर है उसके, तो इससे हमें थोड़ा एमोनिया फ्री और
जो हमारा यूरिया बेस्ड फ्री होते हैं वो हेयर कलर यूज करना चाहिए। एक दो हमारे पास हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं जिनको डायडर्मेटाइटिस होता है या फिर किसी भी हेयर कलर से एलर्जी होता है या फिर हेयर कलर से वो एक पर्टिकुलर हेयर कलर से यूज करने से बाल ठीक है झड़ने हमारे लगते हैं, साथ तो हम उस तरफ उनको शिफ्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर दिनेश, हमारे साथ एक कॉलर राजेश जी जुड़ गए हैं बिहार से। राजेश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। एडवोकेट मैडम, यही पटना हाई कोर्ट में हमारे साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा बाल एकाएक जो है सो बीच से झड़ने लगा, जबकि हम एकदम नेचुरल दुनिया में नेचुरल यूज करते हैं, खाना अपना सब कुछ पर ध्यान देते हैं। कैसे ठीक होगा? पूछिए एक्सपर्ट जो आए हुए हैं उनसे। डॉक्टर अनिका, आपने सवाल सुना होगा, कोई केमिकल ये यूज नहीं करते हैं, ऑल ऑफ सडन इनका हेयर फॉल हो गया, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया, ऐसा क्यों और समाधान क्या है? ओके, सो बहुत कॉमनली लोग एसोसिएट करते हैं हेयर फॉल एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जब बाल पतले होते हैं या गंजापन होता है। ये सेम नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे बाल जड़ में से निकल रहा है क्योंकि कोई मे बी विटामिन की कमी हो, अगर स्ट्रेस चल रहा हो, अभी सर्जरी हुई हो, कोई प्रेगनेंसी हो, तो बाल झड़ जाते हैं। जब बाल पतले होते हैं, आपका स्कैल्प दिखने लगता है, एकदम से बाल कम नजर आने लगते हैं। तो ये दो अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि हो सकता है इनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, जो जेनेटिक डिजीज होती है। तो आप कलर नहीं भी करोगे या कुछ आपके सारी हैबिट्स अच्छी होंगी, फिर भी बाल जाने लग सकते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारी ब्लड में। सो इसके लिए एक बार इनको डॉक्टर से मिलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो देख के ही समझ आता है। बाकी अगर हेयर फॉल हो रहा है एक्सेसिवली, देन विटामिन चेक कराने चाहिए, विटामिन डी, बी, आयरन, एंड उसके साथ में हाई प्रोटीन डाइट होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर प्रोटीन डाइट में काफी नहीं होगा तो फिर हेयर भी नहीं बनेगा। ठीक है डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ ऑयलिंग को लेकर सर, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी ने घर पर तो यही सुना है कि ऑयलिंग से आपके बाल बहुत घने और चमक आ जाती है आपके बालों में। क्या ऐसा होता है और किन लोगों को ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए? क्या ऑयलिंग के कहीं प्रूवन रिजल्ट्स है कि उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं? जी मैम, बिल्कुल। हमारा स्कैल्प जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑयलिंग को बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। अगर करना ही है तो वीक में एक बार आप कर सकते हैं। जो ऑयल होता है वो कल्चर गुड इटसेल्फ इज अ गुड कल्चर फॉर फंगस। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है उसके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि ऑयलिंग करने से हेयर रूट्स ज्यादा स्ट्रेंथन होगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हम डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप ऑयलिंग अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको करने का मन है तो आप सैटरडे को वंस वीकली कर सकते हैं, ठीक है, हमारे क्योंकि साथ हमारी एक स्कैल्प और सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है डॉक्टर दिनेश, हमारे साथ एक और कॉलर है, रमेश जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, अपना सवाल रखिए, टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हाँ मैडम, मेरी उम्र 42 साल है और हाँ जी, पीछे से और ऊपर से मेरे बाल तो हैं, लेकिन आगे की साइड से ना, फ्रंट साइड से जो है वो बाल चले गए। और मैंने उसमें जो काफी शैम्पूज वगैरह वो सब बंद कर दिया है। पहले यूज करता था, हालांकि 8-10 साल पहले, लेकिन अभी काफी समय से शैम्पू वगैरह सब बंद कर दिया है। और लेकिन फिर भी मतलब जो मेरे को मेरी वाइफ जो मेरे को जो देसी तेल आता है वो बताया है उन्होंने, लेकिन वो मैंने अप्लाई किया, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। तो ये कुछ हो सकता है कि मतलब कि ऐसा कुछ जो नेचुरल जो तेल होते हैं जो हाथ से बनाए हुए, उनसे फर्क पड़े मतलब? डॉक्टर अनिका, आपने सुना होगा 42 साल की उम्र है इनकी, अचानक से इनको हेयर फॉल होने लगा, साइड से बाल है लेकिन फ्रंट हेयर जो है वो अचानक से रिड्यूस होने लगे, काफी ट्रीटमेंट की। ये घरेलू नुस्खे पूछ रहे हैं, क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जिनसे हेयर को सप्लीमेंट प्रॉपर प्रोवाइड हो? ओके, सो अब जैसे उन्होंने बोला साइडों में बाल है और ऊपर नहीं है, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस ही होता है। और इसमें कोई ऐसे घरेलू नुस्खे नहीं होते हैं। आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ता है और फिनास्ट्राइड। ये एक बार डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ यूज कर सकते हो। एंड ये आप यूज करोगे तो हेयर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, और जो डिजीज प्रोसेस है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरीके की डिजीज होती है जब मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है।
ठीक है डॉक्टर अनिका, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, क्या घने बाल होना ये हमारी जीन्स में होता है, या विद टाइम एंड विद एज हम अपने बालों का ख्याल रखकर अपने बालों को घना कर सकते हैं, या दिस इज व्हाट वी गेट, वी इनहेरिट? Yes, so this is a good question. This is inherited. जो हमारा घनापन होता है बालों का, ये इनहेरिटेंस से होता है, बट हम उसको और खराब करते जाते हैं टाइम के साथ। जब जैसे मैंने स्ट्रेस किया, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्रैश डाइट करोगे, कुछ लोग सालों साल डाइट करते जाते हैं, बहुत कम खाएंगे, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होगा खाने में, तो और हमारे बाल प्रोटीन के बने होते हैं, तो मे बी जेनेटिकली आपके हेयर में भी थिक हो या पतले भी हो सकते हैं, पर वो और खराब होते जाते हैं टाइम के साथ जब आप उनका ध्यान नहीं रखते हो। बट यस, जो हमारे बेसिक हेयर होती है, जैसे हम पैदा होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, एंड ओवर टाइम एज के साथ और थोड़े पतले होते जाते हैं। तो यानी कि डॉक्टर ने कहा कहा जाए कि ये लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि विद एज जो है बालों की थिनिंग होती है। डॉक्टर दिनेश, मार्केट में हेयर सप्लीमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कंपनी की अलग अलग बड़ी बड़ी फार्मेसीज पे वो चीज़ें अवेलेबल होती है। तो जब कोई चीज़ फार्मेसी पर अवेलेबल होती है तो एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का ट्रस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या किसी भी व्यक्ति को इस तरह फार्मेसी पर जाकर कोई भी हेयर सप्लीमेंट लेना चाहिए? क्या ये कर सकते हैं? जी नहीं मैम, ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे, या ट्राइकोलॉजिस्ट जो भी आपके नजदीक है, जो भी जिसपे भी आपको भरोसा है, उस वहां जाने के बाद आप अपनी बालों का जड़ों की जांच कराएं। आप पहले पता तो करें कि आपके क्या कारण है, किस कारण से आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप ले सकते हो जो भी आपको मेडिसिन वगैरह जो भी लेना है, जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। नहीं तो ओनली प्रूवन जो ड्रग है वो मिनॉक्सिडिल विद फेनेस्ट्राइड ही है। अगर वो आगे का ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है कि वो पीआरपी वगैरह करा सकते हैं, जीएफसी ले सकते हैं। बाकी अपने से जाके और मेडिसिन लेना मेडिकल स्टोर से, वो तो वेस्टेज ऑफ मनी ही है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, ब्रजेश जी हैं राजस्थान से। ब्रजेश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हेलो मैडम। जी ब्रजेश जी, आपका सवाल। मतलब मेरे ऊपर जो आंखों के ऊपर बाल होते ना, फैले हो गए, वो उठ गए मैडम, कम हो गए। सर, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा जवाब सुनने के लिए। डॉक्टर अनिका, आपने सुना होगा कि इनके जो बाल हैं वो अचानक से कम हो गए हैं। अमूमन यही प्रॉब्लम तमाम ऐसे जितने भी लोगों ने कॉल की है उनमें नजर आ रही है। क्या इसका समाधान होगा? क्या वजह है? क्या कोई चेकअप कराना चाहिए? हाँ, सो बिना देखे तो ऐसे हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट डिजीज क्या है, बट यस, चेकअप कराना चाहिए। आपको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि कोई विटामिन की कमी तो नहीं है, बाल पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, या कोई अभी रीसेंट वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ हो जिससे बॉडी पे स्ट्रेस हुआ हो और बाल झड़े हैं। तो एक बार सब चीजें देख के फिर डायग्नोसिस बनता है और देन ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो अपने आप से विटामिन्स नहीं लेने, अपने आप से सीरम्स नहीं लगाने हैं। ठीक है डॉक्टर दिनेश, एक तस्वीर हम लगातार यहाँ पर चला रहे हैं, प्लीज उस पिक्चर को भी डाल दीजिएगा ताकि डॉक्टर दिनेश भी देख पाए। लोगों के, खास तौर पर मेल्स के हेड पर, स्कैल्प की अगर बात की जाए तो बीच बीच में बॉल्डनेस के स्पॉट है, और कई लोगों में मैंने देखा है ये बॉल्डनेस के स्पॉट जो है वो कम, ये जो तस्वीर इस वक्त हम चला रहे हैं वो बियर्ड में भी देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? डॉक्टर दिनेश, यही वो तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रही थी। मैम, इसका ये एलोपेशिया एरियाटा है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो शरीर में रक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, हमारे हेयर बल्ब होते हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से ऑटो काम करने लगते हैं। उसके जो टी सेल होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो इससे ज्यादा वो झड़ी कमजोर हो जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। एलोपेशिया एरियाटा पैची हेयर लॉस होता है। ये कहीं भी हो सकता है, दाढ़ी में भी हो सकता है, बियर्ड में हो सकता है, बाल उसमें हो सकता है, स्कैल्प में हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक इंजेक्शन लगता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट
अच्छे से सजेस्ट करेंगे, उनसे जाके एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है वो, इससे फिर बाल आना नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बीमारी है, इतना कुछ ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। अच्छा ठीक है डॉक्टर अनिका, हमने ये अमूमन सुना है कि बाल अगर आप ट्रिम कराते रहते हो तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्या ऐसा होता है? और बालों की लेंथ के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी को लंबे बाल चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? ओके, सो ये एक्चुअली मिथ है कि आप ट्रिम करोगे और बाल लंबे होंगे। जब हम ट्रिम करते हैं डेड एंड्स निकल जाते हैं, जो नीचे के ड्राई हेयर होते हैं, ब्रिडल हेयर होता है, बट वो लंबे नहीं होंगे। जो हमारा अलाइव पार्ट ऑफ द हेयर होता है वो हमारे रूट्स होते हैं। तो रूट्स जितना अच्छे स्ट्रांग होंगे उतना ही बेटर हेयर होगा। एंड जो हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल होती है ये जेनेटिक होती है एंड हमारी बॉडी डिसाइड करती है। तो हम जितना भी कुछ उसको कट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी आप हेयर स्पा भी कराओ वो लंबे नहीं होने वाले हैं। लेकिन लंबे करने के लिए एक मिनॉक्सिडिल होता है जो हेल्प करता है, पेप्टाइड सीरम्स होती हैं आजकल जो इजीली मिल जाते हैं, वो भी काफी हेल्प करते हैं हेयर क्वालिटी और लेंथ में। अच्छा डॉक्टर दिनेश, क्या कोई ऐसा हेयर ट्रीटमेंट होता है जो सैलून में अवेलेबल होता है जिसे हमें अवेल करना चाहिए ताकि हमारे बालों की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे? जैसे कहा जाता है हेयर स्पा कराना चाहिए, हेयर स्मूथनिंग और ये स्टाइलिंग तो एक अलग केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, हेयर बोटॉक्स भी केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, पमिंग कर्ल्स भी हो गया, लेकिन क्या मंथली हेयर स्पा या सैलून से जाकर अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनिंग कराकर हमारे बालों की हेल्थ अच्छी होती है, या ये चीजें हम घर पर भी कर सकते हैं? जी मैम, जैसे अनिका मैम ने बोला कि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग चाहे हेयर स्पा, वो हमारे अल्टीमेटली हमारे प्रोटीन से उनको नुकसान ही पहुंचाते हैं। ओवर ईटिंग से प्रोटीन नुकसान करते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि टेम्परेली आपके बाल थोड़े शाइनी, थोड़े अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लॉन्ग पीरियड में देखें तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि पार्लर में जाके आपके बाल को स्ट्रेंथनिंग या लाइटनिंग या डेंसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म में वो हेयर फॉल का एक कारण ही होता है। ठीक है डॉक्टर अनिका, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्या बालों की अगर लाइफ की बात की जाए, क्या साइकिल होता है बालों का, कैसे मेंटेन करना चाहिए, अपनी डाइट में क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, और अपने बालों को ग्लो, जो एक शाइन होती है जो हमें कुछ लोगों में नजर आती है, वो ग्लो कैसे प्रोवाइड कराएं? ओके, सो एक तो हम होता है हमारा जो ओवरऑल बाल होता है, राइट, द टेक्सचर जो उसका शाइन है वो टेम्पररी होता है। जैसे डॉक्टर गणेश ने बोला है कि आप हेयर स्पा कराओगे देन कंडीशनिंग इफेक्ट होगा, हेयर शाइनी लगेगा, बट दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। तो आपको उसको मेंटेन करना है तो आपको अच्छे से अपने हेयर सीरम्स कंडीशनिंग करना पड़ता है, स्कैल्प को क्लेंस रखना पड़ता है। अगर ऑयली स्कैल्प है तो मे बी डेली वॉश भी नीड होता है हेयर को। अगर डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है उसमें भी आपको डेली या ऑल्टरनेट डेज पे वॉश करना पड़ता है। सो एक कॉमन मिस्टेक भी जो हम देखते हैं, लोग एक एक हफ्ते बाद हेयर वॉश करते हैं तो स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है और हेयर उससे डैमेज भी होता है, झड़ता भी है। नेक्स्ट इज वाइटामिन। अगर आप वाइटामिन की बात करते हो, वाइटामिन रिच डाइट, तो अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो या वेजिटेबल्स खा रहे हो, सब कलर के खाने चाहिए, लाइक रेड एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स, पर्पल कैबेज, उससे आपको हर तरीके का कलर मिलेगा, हर विटामिन और मिनरल मिलेगा। उसके साथ में प्रोटीन रिच डाइट लाइक एग्स, फिश, प्रोटीन, चिकन, सोया, टोफू, ये इनसे आपको प्रोटीन मिलता है एंड हेयर का क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे यस प्लीज आप अपनी बात पूरी करें डॉक्टर अनिका। Yes, I was saying that बाकी that's what dermatologists and we are here for. Treatments भी होते हैं like PRP, GFC, mesotherapy. इनसे आपके roots strengthen होते हैं, hair quality better होता है, hair में better appearance आ सकता है, shine and glow over time. But अगर आप बोलो जैसे आपके हेयर बहुत शाइनी और मेरे इतने नहीं है, दैट इज बिकॉज हमारे टेक्सचर का फर्क है। आपके हेयर स्ट्रेट एंड सिल्की हैं और मेरे वेवी एंड कर्ली हैं। ओके डॉक्टर दिनेश, क्या प्रोटीन सिर्फ डाइट में ही लेने से हमारे बाल अच्छे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, जैसे कि पेप्टाइड का जिक्र किया जा रहा था, वो अप्लाई करने से भी हमारे बालों की हेल्थ अच्छी हो सकती है? मैम, जो सबसे इजी और अवेलेबल चीज है वो डाइट ही है जिससे हम प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी जो भी सोर्स है वो आपको इधर एक्सपेंसिव पड़ेंगे या फिर अवेलेबल नहीं है मार्केट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इज द बेस्ट।
ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिका, डॉक्टर दिनेश। कई सारे सवालों का जवाब दिया आप लोगों ने। बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि बाल, कहा जाता है बाल लड़कियों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी के साथ मेरे साथ आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।